हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज हम एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एफएसए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो टोटल इसका वेटेज जो रहता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में वो है 45 मार्क्स का, स्पेशली बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। और वही अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं इस यूनिट से, तो टोटल 15 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिलेंगे। और ये यूनिट कहीं ना कहीं अदर यूनिट के कंपैरिजन में बहुत ही इजी यूनिट है, क्योंकि जब आपने अपने क्लास 12th को कंप्लीट किया होगा तब आपको ये एक छोटा सा अलग से इसका एक बुक देखने को मिला होगा जो कि बहुत ही इजी था। तो उसी को हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही स्मार्टली हम कवर करेंगे। और ये यूनिट थोड़ा सा स्कोरिंग भी है और इंटरेस्टिंग यूनिट भी है। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। गारंटी जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पॉइंट्स को मैं टच करने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, नोटबुक निकाल के बैठ जाओ, जहां भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट करना स्टार्ट कर देना। और मैं आपको वैसे बता ही दूंगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सबसे पहले आप ये जान लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है। देखो, हम लोग ये जानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल से स्टार्ट होता है। ये मैंने आपको अकाउंटिंग सेक्शन में भी बता रखा है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जितने भी कंपनीज होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, वो लास्ट में अपने पर्टिकुलर अपने कंपनी का एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें उनके प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं। कि मतलब आपने एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहा, कितने आपने प्रॉफिट अर्न किए, लॉस कैसा हुआ आपका, एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, फिर आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके बिजनेस का। वो सब कुछ सारे डिटेल्स हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक इंड प्रोडक्ट है। आप ये याद रखना, इट इज अ इंड प्रोडक्ट। किस चीज का? अकाउंटिंग प्रोसेस का। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर ही आता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानकारी देना और आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये कौन बताएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। आगे यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी, मतलब कंपनी के संदर्भ में आप कह सकते हो। मतलब कंपनी के सेंस में देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज आते हैं उसको हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अ बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आप ये अपने क्लास 11th में आपने ये पढ़ा होगा और अपने क्लास 12th में भी ये पढ़ा होगा। जैसे ही कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो ये किस चीज का पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक। दूसरा यहाँ पे ये बताया गया है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी हम हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, याद होगा अगर आपको अपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। फिर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। इक्विटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम करते हैं, और साथ ही साथ हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी देते हैं। ये आपको याद होगा। ठीक। अब ये देखो, बीएचयू में होता क्या है स्टूडेंट्स का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th में स्टूडेंट क्या करते हैं। वो उनको टीचर्स ये सिखाते हैं कि आप न्यूमेरिकल पे फोकस करो। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनका मेन मकसद रहता है 12th में कैसे अच्छा स्कोर करना है। लेकिन जैसे ही आप 12th कंप्लीट करते हो और एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तब आप प्रीवियस ईयर में देखोगे कहीं ना कहीं थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टूडेंट उसी को क्लास 12th में स्किप कर देते हैं। तो मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का एक एग्जैक्ट नॉलेज दूंगा जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक। तो अब कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिसको आप जान लो। जैसे कि अब ये बोला गया है 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी। ये तीन ऐसी कंपनी है जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब छूट दी गई है। तो ये चीज आप याद रखना। आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अब हमें पढ़ना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। मतलब हम बनाते ही क्यों है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कुछ तो मकसद होगा ना मेरा। अब कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। तो क्या है वो ऑब्जेक्टिव, उसे हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देखो, आपको यहाँ पे टोटल 2 ऑब्जेक्टिव दिख रहे होंगे। ये 2 ऑब्जेक्टिव बेसिक और कहो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। पहला है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड अ फेयर व्यू ऑफ अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब जो एक्चुअल में है और सही, जो कि सही होना चाहिए वो बताना हमारे फाइनेंशियल प्रॉफिट के बारे, सॉरी हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब क्या है, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ इसका एक एग्जैक्ट नॉलेज, एक ट्रू नॉलेज हमें देना, ये किसका काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। आगे ये बोला गया है कि टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये दो पॉइंट आप जल्दी से हाईलाइट करो, सबसे पहले मैं भी कर देता हूं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। फाइनेंशियल पोजीशन का, सॉरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, और जहां फाइनेंशियल पोजीशन की बात आ गई, याद रखना बैलेंस शीट। ये चीज बिल्कुल मत भूलना, हो सकता है आपसे पूछा जाए क्वेश्चन और आप कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ इस चीज में। तो ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, कि परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस, और साथ साथ इक्विटी लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट। तो ये दो उद्देश्य होता है। अब हम जानेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि यहां दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द पास्ट पीरियड एंड हेंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। पास्ट पीरियड से मतलब है कि जो पीरियड बीत गया हो, मतलब जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2021 में हो और आपका ये एंड चल रहा है, तो ये पीरियड तो आपका खत्म हो गया, अब आप दूसरे सेशन में एंटर करने वाले हो, तो इस पर्टिकुलर ईयर के एंड पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। अब जहां मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी आएगा। तो इस दो चीज में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इसीलिए पास्ट पीरियड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, इसीलिए हम इसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एक पॉइंट इसमें और याद रखो कि इसे हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। प्रॉफिटेबिलिटी किसके थ्रू शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू। वहीं फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के थ्रू शो किया जाता है। तो ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। अब मैं शिफ्ट करूंगा दूसरे टॉपिक पे, जो कि है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में अब हम जानेंगे, फिर वैसे ही हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेंस शीट। क्या है बैलेंस शीट, सबसे पहले ये तो आप क्लियरली जान ही गए होंगे कि बैलेंस शीट में हम इक्विटी और लाइबिलिटी को देखते हैं। ठीक, इक्विटी क्या है, लाइबिलिटी क्या है, अब ये मैं नहीं बताने बैठूंगा क्योंकि आप सबको क्लियरली जानते हो ये चीज। इट पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड असेट। इक्विटी लाइबिलिटी एक साथ और असेट एक साथ। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये चीज याद रखना, बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। आप देखते होंगे जब भी आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते थे क्लास 11th और 12th में, तब आप लिखते थे बैलेंस शीट फॉर एज एट, ऐसे ऐसे डेट देते थे ना, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है किसी भी बिजनेस का, किसके थ्रू, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कन्वेंशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। इट इज नॉट ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड पर्सनल जजमेंट। मतलब क्या है इसका, कि बैलेंस शीट जो होता है जितने भी अकाउंटिंग के एजम्पशंस होते हैं उनके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है इसको। ठीक, अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस का कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर बैलेंस शीट के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। वही चीज आपको याद रखना है कि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा। हाईलाइट करूंगा डायरेक्ट पॉइंट जो कि दोनों में सिमिलर नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, उसमें हमने क्या देखा था, एट अ पर्टिकुलर पीरियड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट अ पर्टिकुलर डेट, ऊपर करके दिखाऊं, वहां पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, दोनों कहीं ना कहीं सेम है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर पर्टिकुलर पीरियड। दोनों में देख लेना आप, मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे। ये भी पास्ट पीरियड पे प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए हम इसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताएगा, रिवेन्यू और एक्सपेंस किसी भी इंटरप्राइज का, और एक पर्टिकुलर पीरियड का बताता है, ना कि
एक पर्टिकुलर डेट पे बताता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट जस्ट कुछ भी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम एसेट्स, किसी भी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे। इट मस्ट एग्जिबिट अ ट्रू और फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एट द क्लोज ऑफ द ईयर, मतलब एंड ऑफ द ईयर। जब ये कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए बनाते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू और फेयर व्यू ले सके। अब एक पॉइंट चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं चाहो तो इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैलेंस शीट जो है वो किसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है? शेड्यूल थर्ड के अंदर, पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। और इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है इक्विटी लायबिलिटी में, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्या है? एसेट्स। तो अब इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब आता है फॉर्मेट बैलेंस शीट का। नीचे चला गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बार बार नीचे चला जा रहा है। हाँ, ये है प्रोफोर्मा ऑफ अ बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 6। तो अब देखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हाँ देखो, बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, आपको याद रखना है। चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बैलेंस शीट सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दिख जाएगा एज एट, यहाँ पे डेट हम लिखते हैं। ये पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ पे नोट नंबर हमें हमें देना पड़ता है। और जो भी किसी करंट रिपोर्टिंग पीरियड, जो रिपोर्टिंग पीरियड है करंट वाला, उसका हम यहाँ पे डेटा शो करते हैं। और ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का डेटा इस साइड शो होता है, इस साइड। अब यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट स्टार्ट होता है इक्विटी और लायबिलिटी से, ये चीज याद रखना। मेजर हेड है ये, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड। अभी मैं पहले ही बता दूं, एक हेड यहाँ पे है और दूसरा हेड यहाँ पे है। आपने ऊपर देखा कि क्लासिफाई किया गया है इसे इक्विटी और लायबिलिटी में और दूसरा एसेट्स में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर टोटल इतने चीज आने हैं। और भी चीज है जो कि टोटल, सॉरी, असेट्स के अंदर आने वाले हैं, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, शेयर होल्डर्स फंड में तीन चीज: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या है ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये तीन चीज याद रखना होगा। फिर दूसरा, ये था इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन, इसके अंदर फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर ये तीन चीज। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये चीज याद रखना। तीसरा, नॉन करेंट लायबिलिटी। अब नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर तीन चीज, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। याद रखना जरूरी है। हाँ सर, जरूरी है। अब कैसे याद रखो, चाहो तो इसका शॉर्टकट कुछ भी बना लो। जैसे कि सारे वर्ड्स का मतलब, सारे जो भी ये सेंटेंसेस हैं इनका फर्स्ट लेटर ले लो। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी से, तो इसका फर्स्ट वर्ड मैंने डी ले लिया। ठीक, फिर है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो इसका ओ ले लिया। फिर आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तीन चीज ले लिया हमने, तो एल। और लास्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसको भी हमने एल ले लिया। तो ये निमोनिक बन गया क्या? डॉल। डॉल का मतलब समझते हो? तो चाहो तो आप नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर इसे ऐसे याद रख सकते हो, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, आगे आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर भी आपको चार चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि सबसे फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा है ट्रेड पेबल, और फिर है अदर करंट लायबिलिटी, और डी है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सर इसका भी कोई निमोनिक बता दो जिससे हम इसे याद कर पाए। जैसे कि, जैसे मैं याद करता हूं, मतलब अपने टाइम पे करता था, तो मैं वो आपको बता देता हूं। आप ये याद रख सकते हो, सबसे पहले मैं ट्रेड्स पेबल को लूंगा, तो इसका हो गया टी। टी, ट्रेड पेबल। फिर मैं ले लेता हूं अदर करंट लायबिलिटी, स्टैंड्स फॉर ओ। ओ स्टैंड्स फॉर अदर करंट लायबिलिटी। फिर आ गया शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ले लेता हूं एस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एस। ये क्या हो गया? टॉस। टॉस सुने हो ना, टॉस। तो आप इससे याद रख सकते हो, टॉस क्या है हमारा? करंट लायबिलिटी। अब देखो, ये करंट लायबिलिटी क्या होता है, इन सबको मैं नीचे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ऐसा नहीं कि प्रोफोर्मा बैलेंस शीट का प्रोफोर्मा बता के छोड़ दूंगा, हमें याद करना है, आगे हर एक चीज को क्लियरली समझना है। वही डॉल स्टैंड्स फॉर नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक, तो ये चीज आप याद रखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट को, जो कि पार्ट सेकंड है हमारा। इसमें असेट्स।
अभी इस वीडियो के अंदर मतलब इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ सिर्फ बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ सारे आइटम्स को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिर वही हम बात करते हैं एसेट्स के क्लासिफिकेशन को। एसेट्स को ब्रॉडली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा है करेंट एसेट्स। अभी बस आप ये सारे आइटम्स को देखो, कहाँ कहाँ है, कहाँ पोजीशन है इसका। इन सारे आइटम का एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे नोट्स में कर रखा है, तो उसको भी मैं डीपली आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट ए। अब फिक्स्ड एसेट के अंदर चार चीज, वैसे ही बी है यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी है डिफर्ड टैक्स एसेट, डी है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और ई है अदर नॉन करेंट एसेट्स। वहीं करंट एसेट्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको याद रखना होगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। तो ये क्या है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब फॉर्मेट याद रखना जरूरी है, तो जरूरी तो नहीं है फॉर्मेट याद रखना, लेकिन इसके अंदर जो भी आइटम्स आते हैं वो आपको याद रखना होगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is not included in current assets। इसमें से कौन सा करंट एसेट से नहीं इंक्लूडेड है, मतलब उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, बी रहेगा आपका इन्वेंट्रीज, सी आपका कह लो आपका रहेगा फिक्स्ड एसेट्स और एक ऑप्शन रहेगा दे दो यहाँ पे अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स। तो अब आपको बताना है इसमें से चार कौन सा नहीं है इसमें, मतलब करेंट एसेट्स में कौन नहीं इंक्लूडेड है। तो फिक्स्ड एसेट जो है ये नॉन करेंट एसेट्स होता है, तो इसीलिए मैं आपको इस डेटा को याद करने के लिए बोल रहा हूं। जरूरी है? हाँ सर जरूरी है। तो इसे याद कर लेना। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में इन सारे आइटम को हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen